चलिए अब हम लोग कंसंट्रेशन को खत्म कर चुके हैं, यानी कि सांद्रता को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक समराइज फॉर्म बनाते हैं जिससे तुम लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये है हमारा नया कंसेप्ट, ठीक है। तो सांद्रता की हम लोग समरी करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन की हम लोग समरी करने वाले हैं, तो जिससे जो भी कंफ्यूजन है आपका वो दूर हो जाएगा। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो हम लोग यहां लेते हैं कि इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन का हम क्या टाइप मान रहे हैं। ये न्यू एक्सपेरिमेंट है इसलिए घबराना नहीं है। चलो, और अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या है कि तुमको समझने में दिक्कत नहीं है। और तीसरा पॉइंट है इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तापमान का। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन का क्या अर्थ है, यानी कि परसेंटेज सांद्रता। तो परसेंटेज सांद्रता में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग विलय का जो मात्रा है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और जो विलायक का मात्रा है वो नीचे रखते हैं। यानी कि जो सॉल्यूट है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो विलियन का टर्म है उसको नीचे रखते हैं, यानी कि सॉल्यूशन का जो टर्म है हम उसको नीचे रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा, अगर हम लोगों का V/V है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, यानी कि विलय, हिंदी में विलय लिख देते हैं, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, इसी में हम लोग लिखते हैं W/V, यानी कि हम लोग वेट लेंगे, भार लेंगे किसका, सॉल्यूट का, यानी कि विलय का, और बटा करेंगे किसका, आयतन, सॉल्यूशन का। चलो हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे W/W, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेट लेंगे सॉल्यूट का, बटा वेट लेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का भी वेट लेंगे। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनोलॉजी हो गया किसका, परसेंटेज कंसंट्रेशन में। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हम लोग मानते हैं मोलरता, यानी कि मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या होता है, याद करो क्या होगा मोलरिटी के लिए, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा किसमें, सॉल्यूशन में। यानी कि जब हम सॉल्यूट का मोल लेंगे और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, यानी कि आयतन लेंगे, तब हम लोग किसमें मेजर करेंगे उसको। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का मोल लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, तब हम उसको बोलेंगे मोलरिटी। यहां तक कोई दिक्कत। तो अब देखते हैं कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट करेगा। यस, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, बट ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो वेट है वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये भी W/W है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कंसंट्रेशन नहीं करेगा। जो मोलरिटी है, मोलरिटी में वॉल्यूम आ गया। एक ट्रिक है कि अगर आपका वॉल्यूम कहीं भी आ जाए तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर चेंज करने पर इसके कंसंट्रेशन पर इफेक्ट आता है। तो यहाँ सॉल्यूट है, वॉल्यूम है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यस, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें दूसरा लेते हैं मोललिटी। सारा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तीसरा नंबर हम लोग लेते हैं मोललता। ठीक है, मोललिटी। मोललिटी क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूट का मोल देखते हैं और यहां हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, यानी कि विलय और विलायक। याद कीजिए, कंफ्यूज नहीं हो रहा। मोलरिटी में सॉल्यूशन में देखते थे, इसमें सॉल्वेंट में देखेंगे। हम लोग विलय का क्या लेंगे, यानी कि मोल लेंगे, और सॉल्वेंट का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, यानी कि आयतन लेंगे। समझ में आया। हम लोग इसमें सॉल्वेंट के वॉल्यूम में
सॉल्वेंट का वेट लेंगे कि कितने ग्राम का है, मतलब सॉल्वेंट के वेट में हम देखेंगे कितना मोल घुला है। यहाँ पे सॉल्यूट के मोल में देख रहे हैं कितना आयतन में घुला है। ये दो अलग अलग बात है। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। मोल है और वेट है, वॉल्यूम तो इसमें है नहीं, इसलिए ये नो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे। चौथा नंबर पॉइंट है हम लोगों का क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। तो मोल अंश का हम लोग किसमें देखते हैं? विलय का यानी कि सॉल्यूट को हम लोग किसमें देखते हैं? सॉल्यूशन में। सॉल्यूट यानी कि विलय का हम लोग क्या देखते हैं? मोल में देखते हैं, और सॉल्यूशन को भी किसमें देखते हैं? मोल में देखते हैं। मतलब कि सॉल्यूट का भी मोल देखते हैं और सॉल्यूशन का भी मोल देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन में है, मोल अंश में देख रहे हैं। कंसंट्रेशन हम मोल अंश के टर्म में ले रहे हैं। दूसरा, सॉल्वेंट का हम लोग देखेंगे किसमें? सॉल्यूशन में। यानी कि सॉल्वेंट का भी क्या लेंगे? मोल, और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे? मोल। सॉल्यूशन का भी मोल लेंगे, सॉल्वेंट का भी मोल लेंगे। मतलब कि सॉल्यूशन के कितने मोल में कितना सॉल्वेंट ऐड है, या सॉल्यूशन के कितने मोल में कितना सॉल्यूट ऐड है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये डिपेंडेंट है? यस। तुम लोग बोलोगे नो। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी क्या है? वॉल्यूम नहीं है, और मोल जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है आपका नॉर्मेलिटी, यानी कि सामान्यता। बहुत शानदार टॉपिक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं सॉल्यूट घुला हुआ है किसमें? सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सॉल्यूट का हम लोग क्या लेते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और सॉल्यूशन का क्या लेते हैं? वॉल्यूम। मतलब कितने वॉल्यूम में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऐड है सॉल्यूट का, ये बताता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ। हमने सबका एक समरी बना दिया कि किसमें किस हिसाब से हम देखेंगे वो पता चल जाएगा। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? यस। नॉर्मेलिटी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम को चेंज करने पर क्या होता है? वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर वॉल्यूम में चेंजेज आता है, इसलिए तुम्हारा ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक बार लिख लो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हम लोग पिछले टॉपिक में छोड़ दिए थे। क्या था कि जब हम लोग किसी गैस को किसी द्रव विलयन बना रहे थे, किसी गैस को जब हम किसी द्रव में मिला रहे हैं, तो वो मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमको एक्सटर्नल प्रेशर की आवश्यकता है, एक्सटर्नल दाब की आवश्यकता है। तो हेनरी का एक नियम और भी है कि अगर हम ताप को स्थिर रखते हैं, यानी कि अगर हम ताप को स्थिर रखें, यहाँ लिखते हैं, अगर हम ताप को मान लो स्थिर रखते हैं, मतलब टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर हम प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जो उसका विलयता है, द्रव में घुलने की जो क्षमता है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो बढ़ती जाएगी। मतलब क्या होगा कि हम प्रेशर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, जो गैस की विलयता है वो क्या होगी? बढ़ती। प्रेशर बढ़ाएंगे, विलयता बढ़ेगी, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। किस में बढ़ती जाएगी? द्रव में बढ़ती जाएगी। मतलब मान लो कि किसी कोका कोला, मान लो कि CO2 का गैस हमको किसी बोतल में डालना है, तो हमको क्या करना होगा? प्रेशर बढ़ाते जाना होगा। हम जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे वो उतनी आसानी से उसमें क्या होगा? घुलेगा। तो इसी चीज़ को जब हेनरी ने और अच्छे से डिफाइन किया, तो उन्होंने एक बात और देखा कि अगर हम उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो क्या करना होगा। अगर हम जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, मतलब उस विलयन में अगर हम गैस की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, तो क्या हमको दाब भी बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, और एब्सोल्यूट बढ़ाना पड़ता है, सही में बढ़ाना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि मात्रा को हम किसी विलयन में, मान लो कि मेरा CO2 गैस और पानी का विलयन है, हमको उसमें CO2 गैस की मात्रा देखनी हो तो कैसे देखेंगे?
तो उसके लिए एक ही सांद्रता की इकाई है, वो है आपका मोल अंश। मतलब कि यही हमको बता रहा है मोल कि एक विलियन में कितना मोल उपयोग किया गया है CO2 गैस का। तो इसी पर एक नया सिद्धांत बनाया गया कि हेनरी लॉ ये कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in the solution is proportional to the partial pressure of gas in the solution। मतलब क्या हुआ कि किसी विलियन में गैस का आंशिक दाब विलियन में गैस के मोल अंश के सीधा समानुपाती होता है। इसका क्या अर्थ हुआ समझते हैं। मान लो कि मैंने एक ले लिया लिक्विड H2O ले लिया, और हेनरी का नियम आपको पता हो, ये गैस इन लिक्विड का नियम है। मतलब कि गैस को हम किस में घोल रहे हैं, लिक्विड में घोल रहे हैं, और जाके हमको इसकी विलीयता को पता करना है। ठीक है, कि ये घुलेगा या नहीं, या घुलेगा तो किस सिद्धांत का पालन करता है। तो जो कोई भी गैस द्रव में अगर घुलता है तो वो सामान्यतः हम उसमें जो हेनरी का नियम है उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ मान लो द्रव है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, गैस डाल रहे हैं, तो ये गैस तो सामान्य रूप में नहीं घुलेगा। मान लो कि हम इसमें प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो गैस है, ये गैस क्या है, इस विलियन में घुल गया। ठीक है, ये गैस कहाँ आ गया, इस विलियन में घुल गया। अब ये विलियन हो गया द्रव गैस का विलियन। अब इस द्रव गैस के विलियन में इस द्रव का भी अपना एक प्रेशर होगा, और इस गैस का भी अपना एक प्रेशर होगा, और इस पूरे विलियन का भी अपना एक प्रेशर होगा। अब क्या है कि अगर हम इसमें से किसी एक के प्रेशर की बात करते हैं, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। मतलब आंशिक मतलब होता है अंश, मतलब कि पूरा प्रेशर नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा। तो अगर हम इसमें गैस के प्रेशर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब गैस का आंशिक दाब। अगर हम द्रव के प्रेशर की बात करेंगे तो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव का आंशिक दाब। अभी हम इसमें गैस के बारे में बात कर रहे हैं कि गैस में कितना दाब लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर गैस का पार्शियल प्रेशर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम गैस पर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, हमको अगर मोल उसका बढ़ रहा है, मोलंस, एक्स मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, अगर गैस का अमाउंट इस लिक्विड में बढ़ता जाएगा, हमको प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मान लो उसमें 2 मोल अंश था, अब उसमें 3 मोल अंश हो गया, उसके बाद 4 हो गया। मतलब क्या हुआ कि गैस की मात्रा विलियन में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर विलियन में गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमको उसमें घोलने के लिए और हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब जितना मोल अंश होगा, जितना गैस की मात्रा होगी, मोलन प्रेशर मेरा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X। मतलब कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा मोल अंश होगा, हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब जितना सीधा समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा, मतलब जितना ज्यादा मोल अंश होगा, उतना ही ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समानुपाती का निशान हटाने के लिए हमको कांस्टेंट देना पड़ेगा। यही कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, KH हो गया, हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद है P बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि आंशिक दाब है गैस का P, और गैस का मोल अंश क्या है X, और KH क्या हो गया, हेनरी नियतांक। ठीक है, तुम्हारा KH क्या हो गया, हेनरी नियतांक। तो KH बराबर क्या हो जाएगा, P/X। ठीक है, P/ मोल अंश। दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो समानुपाती है, और किसी भी समानुपाती का जो मान है वो एक रेखीय समीकरण के रूप में आता है। इसलिए जो नियतांक है वो बराबर बढ़ेगा। मतलब जितना दाब बढ़ेगा, दाब उतना ही मोल अंश बढ़ाएंगे। मतलब मोल अंश जितना बढ़ेगा, दाब हमको उतना ही उसका बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मोल अंश यानी कि उस विलियन में गैस की मात्रा, और मात्रा को हम लोग यहाँ पे मोल में देख रहे हैं, तो उस विलियन में कितना मोल है गैस का, वो बढ़ता जाएगा, तो हमको और दाब की मात्रा क्या होगी, बढ़ाती जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका एक है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो अब हमारा लास्ट है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हेनरी लॉ के कंसेप्ट पर। ये एक तरह से कंक्लूजन है इस पूरे टॉपिक का। और क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। अगर मेरा KH का वैल्यू, मतलब कि अगर मेरा हेनरी नियतांक का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो मेरी सॉल्युबिलिटी गैस में, द्रव का गैस में, क्या हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, लिक्विड इन गैस। मतलब कि गैस में द्रव क्या होगा, वो कम घुलने लगेगा। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा KH का वैल्यू बढ़ेगा, ज्यादा होने लगा, तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। मतलब गैस द्रव में आसानी से फिर नहीं घुलेगा।
ठीक है। दूसरा कंक्लूजन है कि हेनरी नियतांक जो है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, मतलब तापमान जैसे से बढ़ेगा हेनरी नियतांक का मान भी वैसे से बढ़ेगा। अब हेनरी नियतांक का मान अगर बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, यानी कि तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होगी, गैस में द्रव की विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई पूछे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा कि टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो गैस है वो द्रव में नहीं घुलेगा, कम घुलेगा। क्यों कम घुलेगा, क्योंकि हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में। तो जब सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है तो CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, और कोको कोला में जो फॉर्मूला होता है कोको कोला का वो है तुम्हारा H2CO3। उसमें एक एसिड होता है जिसको हम लोग पीते हैं, जो कि हमको गला में लगता है, वही अच्छा लगता है हम लोग को, H2O + CO2, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। और CO2 गैस को H2O में घोला जाता है। जब हम लोग CO2 गैस को H2O में घोलते हैं तो ऐसे नहीं घोल देते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा हेनरी लॉ का कंसेप्ट लगता है कि हम 1 लीटर का अगर बोतल खरीद रहे हैं तो उसमें 1 लीटर अगर पानी होगा तो 1 लीटर पानी में कितना प्रेशर के साथ CO2 गैस का कितना मोल अंश मोल फ्रैक्शन को डाला जाता है कि उसमें वो घुल जाता है। और ये H2CO3 इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, एक तरह से हम लोग पूरा का पूरा एसिड, जब तुम इस कोको कोला से जब किसी गंदे चीज को साफ करोगे तो काफी अच्छे से साफ होता है, क्योंकि इसमें एसिडिक फॉर्म है ये पूरा का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है तुम्हारा हाइट पर। जब हम हाइट पर जाते हैं तो एनोक्सिया नाम की बीमारी होती है। एनोक्सिया नाम की बीमारी क्या है, इस डिजीज में क्या होता है, जो भी हाइट पर रहने वाले लोग हैं उनमें, या हम लोग हाइट पे जाते हैं तो सामान्यतः जो पार्शियल प्रेशर है वो घटने लगता है। और पार्शियल प्रेशर जब घटता है तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन घुल रहा है उसका घुलने का अमाउंट कम होने लगता है, और हमको अच्छे से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, जिस कारण से सर में चक्कर आता है, अनकॉन्शियसनेस आता है, कमजोरी फील होती है। इसी को बोलते हैं एनोक्सिया। तो हेनरी लॉ का मेन कंसेप्ट तुम्हारा एक छोटा सा तुम्हारा यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। ठीक है, और इसमें अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये तुम्हारा सीधा न्यूमेरिकल है कि तुमको मोल अंश तुमको निकालना होगा और उसके फॉर्मूला पे पुट करो, गेट द वैल्यू। ठीक है, तो आज और यहीं रहने देते हैं। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ क्या है और राउल्ट्स लॉ का क्या क्या यूज होता है।